नमस्कार। भूमंडलीय संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता के पार्ट 2 यानी भाग 2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस सत्र की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे भूमंडलीय संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता, भूमंडलीय संदर्भ में भारत की स्थिति, भाषा, संस्कृति और अनुवाद की भूमिका, और तीसरा उत्तर औपनिवेशिक भारत में बहुसांस्कृतिकता। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे भूमंडलीय संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता से क्या अभिप्राय है, विश्व भारतीय बहुसांस्कृतिकता को किस प्रकार देखता है, भारतीय बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में भाषा, संस्कृति और अनुवाद की क्या भूमिका है, और उत्तर औपनिवेशिक भारत में बहुसांस्कृतिकता के विभिन्न पक्ष क्या हैं। इस विषय को हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है, जिसके पहले भाग में हमने चर्चा की भारतीय संदर्भ में बहुसांस्कृतिकता, इतिहास और निर्जातीय वर्णन, भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता, भाषिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान। और इस दूसरे सत्र में हम चर्चा करेंगे भूमंडलीय संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता, जिसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा होगी। भूमंडलीय संदर्भ में भारत की स्थिति, भाषा, संस्कृति और अनुवाद की भूमिका, और उत्तर औपनिवेशिक भारत में बहुसांस्कृतिकता। हमने जाना पिछले सत्र में बहुसांस्कृतिकता क्या है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि बहुसांस्कृतिकता मूलतः एक साथ बहुत सारी संस्कृतियों का सह अस्तित्व का विचार है, जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियां एक समाज में या एक परिवेश में एक साथ न केवल रहती हैं, बल्कि उनकी अपनी जो इयत्ता है, उनकी जो अपनी एक विशेषता है या अस्मिता है, वह भी बनी रहती है। तो इस संदर्भ में हमने देखा कि जो बहुसांस्कृतिकता का जो विचार है वे केवल संस्कृतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृतियों के निर्माण के जो महत्वपूर्ण घटक हैं उन सभी की चर्चा या उन सभी के अलग अलग आयामों पर इसमें चर्चा की जाती है, जिसके माध्यम से अस्मिता की राजनीति, भिन्नता की राजनीति, मान्यता की राजनीति, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की इसमें चर्चा की जाती है। अपनी अल्पसंख्यक स्थिति के परिणाम स्वरूप जो लोग आर्थिक और राजनीतिक असुविधाएं भोगते हैं, बहुसांस्कृतिकता उन्हें दूर करने की मांग करती है। तो इस संदर्भ में जो भारतीय बहुसांस्कृतिकता है वे अपने आप में इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का न केवल उन पर विचार करती है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक सभी परिदृश्यों पर इसकी जो छवियां हैं या इसके जो परिणाम हैं वे देखने को मिलते हैं। और आज हम जब भारतीय बहुसांस्कृतिकता की बात करते हैं तो राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, या कहा जाए साहित्यिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर भी हम, चाहे वे कलाएं हों, चाहे साहित्य की विभिन्न विधाएं हों, या इन सभी जगह हमें इसका जो प्रभाव है या जो इसकी जो प्रतिछाया है वे देखने को मिलती है। भूमंडलीय संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता क्या है, यानी भूमंडलीय स्तर पर भारत की बहुसांस्कृतिकता को किस प्रकार देखा जाता है एवं अंतर अनुशासनिक अध्ययनों के क्षेत्र में बौद्धिक अन्वेषण का विषय रही है। जैसा कि मैंने कहा कि जो बहुसांस्कृतिकता का जो विचार है वह बहुत सारे देशों के लिए एक नया विचार हो सकता है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो स्वरूप है वो अपने आप में इसके प्रारंभ से ही अपने आप में बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक है। भारत की निर्मिति में हम प्रारंभ से देख सकते हैं कि विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्म, विभिन्न अस्मिताएं अलग अलग समयों पर एक साथ सर्वाइव करती रही हैं, एक साथ रहती रही हैं। और जो हमारा साहित्य है उसे भी हम गंगा जमुनी साहित्य कहते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत हम सभी भाषाएं, सभी धर्मों का साहित्य या सभी जो हमारी जो विविधता है, चाहे वह सांस्कृतिक विविधता हो, चाहे भाषिक विविधता हो, उन सभी का प्रतिबिंब हमारे साहित्य में देखने को मिलता है, हमारी कलाओं में देखने को मिलता है। तो इस संदर्भ में जब भारत की बात करते हैं तो भारत का जो बहुसांस्कृतिक परिदृश्य है वो अपने आप में बहुत ही नेचुरल, या बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही प्राकृतिक है। तो उसी भारतीय बहुसांस्कृतिक परिदृश्य को या परिवेश को भूमंडलीय संदर्भ पर किस तरह देखा जाता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। विशेषतः पिछले कुछ दशकों में भारत का सांस्कृतिक और भाषिक वैविध्य अकादमिक क्षेत्र और उसके आसपास होने वाले विभिन्न ऐतिहासिक और साहित्यिक विमर्शों का विषय रहा है। भारत के बाहर विश्वविद्यालयों में इस वैविध्य के विषय पर पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जाते रहे हैं। इस विषय पर भारत व भारत के बाहर सम्मेलन और संगोष्ठियों का आयोजन होता रहा है। विश्व भर में इतिहास, साहित्य और निर्विज्ञान के मापदंडों या परंपरागत शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में हाल के दशकों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इसके परिणाम स्वरूप परंपरागत सिद्धांतों में भारतीय बहुसांस्कृतिक अस्मिताओं के इस नए दृष्टिकोण का समावेश हुआ है। अब हम जानेंगे भूमंडलीय
परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति क्या है, या भारत की बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में जो महत्वपूर्ण कारक है वे किस तरह देखे जाते हैं, किस प्रकार भारतीय बहुसांस्कृतिकता पर चर्चा की जाती है, और वो किस तरह ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सभी इस पूरे बहुसांस्कृतिक परिवेश में देखने को मिलते हैं, या उनका जो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से नज़र आता है। तो जैसा कि सबसे पहले इस पर विशेष रूप से चर्चा की जाने की ज़रूरत है कि जब हम सांस्कृतिक अध्ययन की चर्चा करते हैं या हम कल्चरल स्टडीज़ की बात करते हैं, जो पिछले कुछ एक दशकों पुराना ही एक अध्ययन का एक नया विषय, एक नया डिसिप्लिन के रूप में उभर कर आया है, जो मूलतः किसी समाज की संस्कृति के अध्ययन के संदर्भ में इन सब बिंदुओं की चर्चा करता है कि उस संस्कृति के निर्माण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण थे, उसका इतिहास, उसका निर्जातीय वर्णन, उसकी भाषाएं, उसका जाति व्यवस्था, उसकी वर्ण व्यवस्था, उसका धार्मिक ढांचा, उसके राष्ट्र निर्माण का जो महत्वपूर्ण कारक है, उसका मॉडल या कहा जाए एक उसका जो आर्थिक स्वरूप, उसका आर्थिक ढांचा, वो सब तत्व किस प्रकार एक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सभी का अध्ययन सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। और इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार इसका संबंध सत्ता से है, कौन सी भाषाएं सत्ता के अधिक नज़दीक रही, कौन से कारक सत्ता के अधिक नज़दीक रहे, कौन से अगर हम जाति समाज की बात करें तो विभिन्न जातियों में से कौन सी जातियाँ ऐसी थी जो हमेशा सत्ता में रहीं, या किस प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसके महत्वपूर्ण कारण क्या क्या थे। तो भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत का जो स्वरूप है मूलतः बहुसांस्कृतिक स्वरूप है और बहुत ही विविध वर्णित स्वरूप है, और हम भारत के इतिहास में देख सकते हैं कि समय समय पर यहाँ अलग अलग सभ्यताओं, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग समय पर प्रवेश किया है। चाहे वे आर्यों से हम उसकी शुरुआत करें, और उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग समय पर विभिन्न सभ्यताएं, चाहे वे मुस्लिम आक्रमणकारी हों, चाहे मुगल्स हों, चाहे अंग्रेज़ हों, चाहे यूरोपियन बहुत सारे अन्य देश हों, और आज भी जब हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक तरह का जो एक नया परिदृश्य जो पूरे वैश्विक परिदृश्य पर जो निर्मित हुआ है, उसका भारत पर जो प्रभाव है, तो किस प्रकार विभिन्न संस्कृतियां आज भी भारत के परिदृश्य पर किसी न किसी रूप में अपनी छाप छोड़ती हैं। तो ये जो भारत का जो एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कलर जो एक पूरा पर्सपेक्टिव है, वो अपने आप में एक अध्ययन का विषय है, जिस पर कि जैसा हमने अभी पिछले स्लाइड में भी चर्चा की कि किस प्रकार उस पर अध्ययन किया जाता है और देखने का प्रयास किया जाता है कि इस विविध वर्णीय संस्कृति के निर्माण में कारक कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। खासतौर पर जब हम कल्चरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो इस डिसिप्लिन का जो उदय हुआ वह मूलतः देखा जाता है 1950, 1960-70 के दशक में। हम इसका एक अध्ययन एक विषय के रूप में इसके एक अध्ययन का एक नए आयाम के रूप में ये परिदृश्य पर उभरता है अकादमिक की दुनिया, अकादमी अध्ययन की दुनिया में। और इस पर इसमें विशेष रूप से विभिन्न संस्कृतियों की चर्चा की जाती है। और हम उसी संदर्भ में यदि देखें तो इसके जो बहुत सारे तत्व हैं जो इसी से किसी न किसी रूप में निकल कर आते हैं, जो कल्चरल स्टडीज़ या जिसे को सांस्कृतिक अध्ययन हम कह रहे हैं, उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स, जिसे कि हम उत्तर औपनिवेशिक विमर्श कहते हैं साहित्य का, पोस्ट स्ट्रक्चरल डिस्कोर्स, इस पर हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं कि किस प्रकार एक समाज की निर्मिति में जो कारक महसूस किए जाते हैं उसके अलावा जो अन्य कारक हैं वे कौन कौन से हो सकते हैं। उसी के माध्यम से हमने अस्मिता विमर्श की चर्चा करनी शुरू की, जिसमें हम दलित विमर्श की बात करते हैं, जिसमें हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, हम जेंडर के अलग आयामों की बात करते हैं, हम उन सभी हाशिए के वर्गों की अस्मिता की बात करते हैं, उनके समाज में स्थान की बात करते हैं। उन सभी संदर्भों में हम कल्चरल स्टडीज़ एक तरह से कह सकते हैं कि किस प्रकार वहाँ से विस्तार पाता हुआ आज अध्ययन के जो नए आयाम हैं वो किस प्रकार खुलते चले जा रहे हैं, और जिसके अंतर्गत हम किसी भी समाज, और ख़ासतौर पर जब हम सामाजिक अध्ययन की चर्चा करते हैं, सांस्कृतिक अध्ययन की चर्चा करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि वे संस्कृतियाँ, वे समाज जो किसी न किसी रूप में एक पूरे इतिहास में कभी न कभी किसी संदर्भ में हाशिए पर रहे, जैसे हम कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक राष्ट्र रहे, तो उन औपनिवेशिक राष्ट्रों की संस्कृति के निर्माण में कौन से महत्वपूर्ण कारक थे, और आज उन संस्कृतियों में किस प्रकार एक नई तरह की दृष्टि आ रही है, या कौन कौन से नए विचार पैदा हो रहे हैं, उन सभी का अध्ययन सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। और उसी का परिणाम है कि आज हम बहुसांस्कृतिकता की बात करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं, और मल्टीकल्चरलिज्म एक विचार के रूप में, एक राजनीतिक विचार के रूप में आज एक भूमंडलीय परिदृश्य पर देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हमें जानने का प्रयास करते हैं कि एक साथ विभिन्न संस्कृतियाँ किस प्रकार न केवल अपना अस्तित्व रखती हैं, बल्कि
जैसा कि हमने कहा कि जो सैलड बॉल थ्योरी जिसकी हमने चर्चा की थी पहले के सत्रों में भी, वो किस प्रकार एक साथ अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता को बचाए रखते हुए एक विविध वर्णीय समुदाय का निर्माण करती हैं। तो भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में जब भारत का अध्ययन किया जाता है तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, इन सभी पर चर्चा की जाती है। तो पहला बिंदु जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है भाषाई विविधता। भारत का जो भाषाई परिदृश्य है वो अपने आप में बहुत विस्तृत, बहुत व्यापक है, और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक साथ भारत के भारतीय उपमहाद्वीप पर या भारत के पूरे धरती पर एक साथ अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ स्वीकृत, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं के अलावा भी जो बोलियां हैं या बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें हम बोलियां कहते हैं, लेकिन वे सभी भाषाएं किस प्रकार बहुत बड़े संख्या में बोली जाती हैं, और उन सभी भाषाओं की अपनी संस्कृतियां हैं, अपने व्यवहार के तरीके हैं, उनके अपने शब्द हैं, उनकी अपनी एक पूरी शब्द संपदा है। तो किस प्रकार जो भारत का जो भाषाई परिदृश्य है वो कितना विस्तृत है, कितना व्यापक है, और जैसे जैसे वे संस्कृतियां जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक या उससे पूर्व भी किसी भी रूप में कभी भी कहा जाए तथाकथित मेन स्ट्रीम में या मुख्य धारा में नहीं रही, वे संस्कृतियाँ, वे अस्मिताएं, वे भाषाएं, वे धर्म या वे जातियाँ आज एक बड़े परिदृश्य पर अपनी न केवल आवाज़ पा रही हैं, बल्कि उनका साहित्य निकल कर आ रहा है, उनका एक नया इतिहास निर्मित हो रहा है। आत्मकथाओं के माध्यम से वे एक नए साहित्य के साथ इस परिदृश्य पर उपस्थित हो रहे हैं। तो उनके साथ जो उनकी भाषाई जो विविधता है वह भी निकल कर आ रही है, और हम देख सकते हैं कि जो हमारे शब्दकोशों में जो सीमित भाषा का ज्ञान है वे किस तरह इस तरह के साहित्य के अनुवाद में या इस तरह के साहित्य को रिफ्लेक्ट करने के लिए या बड़े परिदृश्य पर लाने के लिए असमर्थ सा लगने लगता है। तो जब हम आदिवासी साहित्य को पढ़ते हैं तो वहाँ की जो भाषा की जो संपदा है, जब हम स्त्री साहित्य को पढ़ते हैं तो उनकी जो भाषा की संपदा है, जब हम मुस्लिम आत्मकथाओं को पढ़ते हैं, जब हम विभिन्न अलग अलग जन समुदायों के भाषाओं को या उनके साहित्य को या उनकी संस्कृति के जब एक प्रतिबिंब को जब हम देखते हैं, तो किस प्रकार हमारा जो भाषाई जो शब्दकोश है, जो भाषाई जो संपदा है जिसको हम मानक शब्द संपदा कहते हैं, वो किस तरह वहाँ पर सीमित लगने लगती है। तो इस तरीके से जो भारत की जो भाषाई विविधता है वह हमेशा से बहुत अधिक थी, लेकिन आज कल्चरल स्टडीज़ के साथ, सांस्कृतिक अध्ययन की शुरुआत होने के साथ, जो बहुत सारे नए डिस्कोर्सेज या जो बहुत सारे नए विषय या नए अध्ययन की जो शाखाएं प्रकाश में आ रही हैं, उससे किस प्रकार की भाषाई विविधता को जो पटल है या जो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो कितना अधिक विस्तृत होता जा रहा है, इस पर भी विचार किए जाने की ज़रूरत है। और इसे भी भारत के संदर्भ में समझे जाने की ज़रूरत है कि भारत की जो भाषाई विविधता है उसके प्रारंभ से लेकर आज भी लगातार उसकी विविधता लगातार बढ़ रही है। उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जैसे जैसे विभिन्न समुदायों के लोगों को आवाज़ मिल रही है, चाहे वे संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से हो, चाहे वे बाजार द्वारा प्रदत्त की गई ताकतों के माध्यम से हो, अधिकारों के माध्यम से हो, चाहे वे साहित्य में उनकी उपस्थिति के माध्यम से हो। तो उन सब के कारण जो एक नई शब्दावली, एक नई भाषा का भी जो उद्भव हो रहा है, जो नए शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, वे भी भारत की भाषाई विविधता को एक नया रंग दे रहे हैं। तो जो भारत की भाषाई विविधता है, अलग अलग कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से, आक्रमणकारी कारणों से, औपनिवेशिक कारणों से, विभिन्न देशों संस्कृतियों से मेलजोल के कारण, साहित्य या सांस्कृतिक नए अध्ययन के विषयों के कारण, बाजार के प्रवेश के कारण, इन सब कारणों से, तकनीक या विज्ञान के उद्भव के कारण जो नई शब्दावली या नई जो एक भाषाई विविधता जो भारत की है, वो किस प्रकार विभिन्न भाषाओं के कारण, विभिन्न भाषाएं जो भारत के परिदृश्य पर हमेशा से दिखाई देती थी, क्योंकि भारत एक बहुभाषिक देश माना जाता रहा है, एक बहुभाषिक देश है जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, व्यवहार की जाती हैं। उन सब से भारत की भाषाई विविधता का निर्माण होता है। तो किस प्रकार भारत के निर्माण में जब इसको भूमंडलीय संदर्भ में देखते हैं तो भाषी विविधता कितनी बहुआयामी या बहुरंगी दिखाई देती है। दूसरी है सांस्कृतिक विविधता। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की, भाषा और संस्कृति को हम एक दूसरे से काट कर नहीं देख सकते, क्योंकि भाषा के निर्माण के मूल में उनके सांस्कृतिक विकास या सांस्कृतिक जो परिदृश्य है वह रहता है। जब हम किसी संस्कृति की बात करते हैं तो उस संस्कृति के निर्माण में वे सभी चीज़ें जो उनके जो भौगोलिक कारण हैं, उनके जो अपने शारीरिक कारण हैं, उनके जो अपनी रहन सहन की जो व्यवस्था है, उनके जो धर्म, उनकी आस्थाएं, उनका जो मान्यताएं हैं, वे सभी मिलकर किसी एक संस्कृति का निर्माण करती हैं। और उन्हीं संस्कृति
का प्रतिबिंबन हमारी भाषा में होता है, क्योंकि जो हम व्यवहार करते हैं उसी व्यवहार को हम भाषा में भी प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से सांस्कृतिक संप्रेषण का काम भाषाएं करती हैं कि किस प्रकार एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति तक पहुंचाना या एक संस्कृति या दो संस्कृतियों के लोगों के बीच में संवाद स्थापित करना, ये भाषा का काम है। तो जो सांस्कृतिक विविधता है उसी का परिणाम भाषाई विविधता है, या जो भाषाई विविधता है उसी का एक रूप हम सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में समझते हैं कि ये एक तरह से अंतर्गुम्फित है। हम भाषिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को अलग अलग रखकर नहीं देख सकते। तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, हम देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे अभी पिछले बात की कि कितने अलग अलग धर्मों के आधार पर कितनी विविधता है, संस्कृतियों के आधार पर कितनी विविधता है, वर्णों के आधार पर, जातियों के आधार पर, किस तरीके से इस तरह की जो विविधता है जो एक भारत के पूरे बहुसांस्कृतिक परिदृश्य का जो निर्माण करती है, वो किस तरीके से एक बहुत विस्तृत एक प्लेटफॉर्म है जो भारत के बहुसांस्कृतिक स्वरूप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है खान पान और वेशभूषा। ये सभी संस्कृति के महत्वपूर्ण घटक हैं। खान पान और वेशभूषा का सीधा सीधा संबंध उस क्षेत्र विशेष की, जिस क्षेत्र विशेष की चर्चा की जा रही है, उस क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिदृश्य के कारण भी होता है। तो जो भौगोलिक परिदृश्य, यदि मान लीजिए कि हम प्लेन्स की बात करें, भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो मैदानी क्षेत्रों की का जो मौसम है, जो वहाँ का जो तापमान है, या जो वहाँ का जो मौसम या ऋतुएं हैं, वो किस प्रकार वहाँ पूरे परिदृश्य को या पूरे भौगोलिक परिवेश को प्रभावित करती हैं, और उसके प्रभाव स्वरूप किस प्रकार वहाँ के लोगों की वेशभूषा उससे प्रभावित होती है। यदि किसी ठंडे प्रदेश में है तो वहाँ पर वहाँ के लोगों का पहनावा गर्म कपड़े और सिल्क या ऐसी चीज़ें होंगी जो उन्हें गर्मी दे। उसी तरीके से उनका जो भोजन होगा वो भी उसी तरीके की तासीर का भोजन होगा जो उस तरह के मौसम में या उस तरह के तापमान में लोगों के ज़िंदा रहने के लिए या तरीके से सर्वाइव करने के लिए उन्हें उचित आहार या उचित पोषण या उचित पृष्ठभूमि या उचित आधार प्रदान करे। और उसी सब का प्रभाव हमें उनकी, क्योंकि जो वे खान पान में जो वेशभूषाएँ हैं, वहाँ के जो मौसम है, उन मौसमों के हिसाब से ही त्योहारों की निर्मित होगी, उन त्योहारों के आधार पर ही उनकी संस्कृतियों की निर्मित होगी, उन संस्कृतियों के आधार पर ही उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी आस्थाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उन सब का निर्माण होता है। तो भारत में, जैसा हमने कहा कि भारत का जो पूरा भौगोलिक परिदृश्य है वह भी अपने आप में बहुत विविध वर्णीय है। हम देख सकते हैं कि पहाड़ों पर बहुत अधिक ठंड है, मैदानी प्रदेशों में सर्दी और गर्मी दोनों का एहसास है, और हम दक्षिणी प्रदेश में देखते हैं तो किस तरह दक्षिण प्रदेश में अधिकांश जो है बहुत मॉडरेट टेम्परेचर रहता है या गर्मी रहती है। तो किस प्रकार जो भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है उसमें भी भाषाओं की तरह, संस्कृतियों की तरह विविधता दिखाई देती है। तो ये सारी विविधता मिलकर किस प्रकार एक बहुसांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण करती है, किस प्रकार बहुसांस्कृतिक खान पान व्यवस्था का निर्माण करती है, बहुसांस्कृतिक या विविध वर्णीय वेशभूषा का निर्माण करती है। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक बहुसांस्कृतिक परिवेश का निर्माण करते हैं। और ये सभी चीज़ें खास तौर पर भूमंडलीय संदर्भ में, जब हम भूमंडलीकरण की बात यदि हम करें संदर्भ में, एक आर्थिक उदारीकरण की एक नीति के रूप में जिसकी शुरुआत होती है 1991 में, उसके बाद हम देखते हैं कि इस भूमंडलीय परिदृश्य में जो भारत का जो एक भौगोलिक परिवेश है, भारत का जो सांस्कृतिक परिवेश है, भारत का जो भाषाई परिवेश है, वो अपने आप में विविध वर्णीय होने के बावजूद या उसके साथ जो विभिन्न संस्कृतियाँ विभिन्न कारणों से, आर्थिक कारणों से जो विभिन्न संस्कृतियों के साथ जो एक तालमेल बनता है, तो उससे किस प्रकार भारत की जो बहुविध है या जो बहुधा जो उसका स्वरूप है वो किस तरह और अधिक निखरता है या और अधिक उसमें हम एक तरह से उसमें और एक तरह का विकास या हलचल देखते हैं। तो ये पूरा जो संदर्भ में भारत का जो बहुभाषिकता या बहुसांस्कृतिकता है वह अपने आप में एक अध्ययन का विषय है, जहाँ पर वे केवल एक राजनीतिक विचार नहीं है जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में नहीं है, बल्कि यहाँ के व्यवहार में, यहाँ की निर्मिति में, यहाँ के स्वरूप में ये बहुसांस्कृतिकता उसका एक अभिन्न गुण है। उसी तरह धार्मिक उदारीकरण, तो जैसे मैंने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत की जो अपनी एक छवि है उसमें सभी धर्मों के लिए समान स्थान है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत में के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का पालन करने का अधिकार है, और उसके साथ ही अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी संस्कृति का पालन करने के या व्यवहार करने का उनके पास अधिकार है। तो ये जो धार्मिक उदारीकरण है, ये किस प्रकार इतनी विविधता के बावजूद हम देख सकते हैं कि भारत के एक लंबे इतिहास में लोकतंत्र का अपना एक लंबा इतिहास है, और किस प्रकार
इन सारी विविधताओं के बाद जो भारत का जो बहुसांस्कृतिकता है, वह न केवल सर्वाइव कर रही है बल्कि लोकतंत्र के रूप में एक बेहतर उदाहरण भी है। उसके साथ हम देख सकते हैं कि कला के विभिन्न माध्यम, तो कला के विभिन्न माध्यम, जैसे कि हमने जब बहुसांस्कृतिकता पर चर्चा की थी तो हमने इस पर चर्चा की थी कि जो उदारवाद है या जो बहुसांस्कृतिकता है, वह केवल जो उसका जो स्वरूप हो, जब उसके हमने पक्ष विपक्ष में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने इस पर भी विशेष रूप से चर्चा की थी कि बहुसांस्कृतिकता का जो विचार है वह केवल उदारवादी बहुसांस्कृतिकता ना हो बल्कि आलोचनात्मक बहुसांस्कृतिकता हो। यानी कि जब हम किसी विचार के रूप में बहुसांस्कृतिकता को अपने समाज का विचार बनाते हैं तो वह केवल उदारवादी ना हो बल्कि यदि उसमें किसी तरह की कोई कमियां हैं या उसमें यदि उसमें कुछ समस्याएं हैं, उन पर भी सवाल किए जाने का अधिकार हो। तो कला के विभिन्न माध्यमों से को प्रोत्साहन देकर इसी संदर्भ में चर्चा का विषय किया जाता है कि भारत में जो विभिन्न कलाएं हैं, चाहे वे किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी भौगोलिक परिदृश्य से आती हो, उन सभी को बराबर स्थान देने का प्रयास किया जाता है। साथ ही सांस्कृतिक रूप से जो एक ही संस्कृति के अंतर्गत जो विभिन्न अपनी समस्याएं हैं, जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर संस्कृति के अंतर्गत जो स्त्री संबंधित या उसके समाज के जो हाशिए का जो अलग वर्ग है, चाहे वे दलित हों, चाहे वे आदिवासी हों, चाहे अन्य समाज हों, तो उनको लेकर भी उनके अधिकारों की बात, इस सब की चर्चा हम देख सकते हैं कि अब जो अस्मितावादी विमर्शों के कारण या साहित्यिक अध्ययन के विषयों के कारण या विमर्शवादी अध्ययन के कारण हम देखते हैं कि इन सभी की चर्चा अब की जाती है और इन सभी का प्रयास किया जाता है और संविधान में भी इस चीज़ का अधिकार दिया गया कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात की जाती है। तो जो भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है, भारत का जो बहुसांस्कृतिक परिदृश्य है, वह अपने आप में न केवल बहुवर्णीय है बल्कि उसका जो ढांचा है वह कहीं ना कहीं आलोचनात्मक बहुसांस्कृतिकता का ही है, जहाँ पर आम नागरिक को, आम जन को किसी विषय पर या किसी मुद्दे पर या किसी ऐसी व्यवस्था पर सवाल करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि वे उन चीज़ों पर बात कर सके, उनके स्वरूप की चर्चा कर सके और यदि उनमें किसी तरह की खटपट या कमी नज़र आती है तो उस पर सवाल उठाए जा सके। और हम देखते हैं कि किस प्रकार विभिन्न तरीक़ों से साहित्य में, राजनीति में, राजनीतिक जो नीतियों का निर्माण होता है विभिन्न जातियों, विभिन्न समुदायों के लिए, किस प्रकार उनके अधिकारों के लिए विभिन्न नीतियों के निर्माण के माध्यम से इस बहुसांस्कृतिकता को बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। बहुसांस्कृतिकता और राष्ट्रीय एकता जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है भारत के संदर्भ में, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था बहुसांस्कृतिकता के संदर्भ में जो विपक्ष में जो तर्क दिए गए, जिसमें हमने सैमुअल पी हंटिंगटन के विचार की चर्चा की, जिसमें हमने जाना कि बहुसांस्कृतिकता को एक तरह से राष्ट्रवाद के लिए खतरा माना जाता है, माना उन्होंने अपनी पुस्तक में और कहा कि यदि एक समाज की अपनी एक विशेष पहचान ना होकर बहुसांस्कृतिक पहचान होगी तो वह एक राष्ट्र के रूप में कभी संगठित नहीं हो पाएगा और आने वाले समय में अपनी विरोधी ताकतों से नहीं लड़ पाएगा। लेकिन भारत के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि बहुसांस्कृतिकता का विचार हमेशा से रहा और उसके बावजूद एक राष्ट्र के रूप में भारत की अपनी एक छवि है और भारत का एक राष्ट्रीय ढांचा या एक राष्ट्रीय जो छवि है वो विश्व के सामने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में है। और उसी तरह इसी का जो रिफ्लेक्शन है, उसी का जो प्रतिबिंब है, वो हमें साहित्य में देखने को मिलता है कि न केवल विविध भाषाई साहित्य लिखा जाता है बल्कि जो विभिन्न अकादमियाँ हैं, जैसे साहित्य अकादमी है, जैसे भारतीय ज्ञानपीठ है, या ऐसी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो विविध भाषी साहित्यों को सम्मानित करती हैं, पुरस्कृत करती हैं, उनके अनुवादों को सम्मानित करती हैं और इसके माध्यम से जो साहित्य का जो परिदृश्य है वह भी बहुवर्णीय है, बहुरंगी है, जहाँ पर न केवल मूल धारा का साहित्य, फिर तथाकथित मैं यहाँ जोड़ूंगी कि न केवल मूल धारा का या मुख्य धारा का साहित्य है बल्कि पिछले कुछ दशकों से अस्मितावादी विमर्श, अस्मितावादी साहित्य का भी बोलबाला है और बड़े स्केल पर वो साहित्य लिखा जा रहा है और जिसका हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर उसके कारण हमें परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो इस दृष्टि से हमने देखा कि भारत की जो विविधता है उसे बहुमंडलीय संदर्भ में कैसे देखा जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है भाषा, संस्कृति और अनुवाद की भूमिका, बहुभाषिकता और सांस्कृतिक विषमता व राष्ट्रीय एकता। तो जो भारत की जो बहुभाषिकता या बहुसांस्कृतिकता है उसमें जो अनुवाद की जो भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवाद किस प्रकार एक इकाई के रूप में काम करता है और इस पूरे बहुसांस्कृतिक परिदृश्य को जोड़े रखने का काम अनुवाद के माध्यम से होता है। हम देख सकते हैं कि हमारी संसद में
किस प्रकार हमें अपनी भाषा में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन साथ में अनुवाद की व्यवस्था के माध्यम से उस बात को आम जन तक पहुंचाने का या संसद तक, पूरे सत्र तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारा साहित्य विविध भाषाओं में उपलब्ध है, हमारे समाचार चैनल हों, हमारे अखबार हों, हमारा जो साहित्य है बहुत अधिक हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक अनुवाद के माध्यम से इस जो भी एक पैरामीटर्स हो सकते हैं बहुसांस्कृतिकता को बनाए रखने के, वे अनुवाद के माध्यम से इन सभी पर काम करने का प्रयास किया जाता है। और विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध जो साहित्य है वे किस प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों की न केवल आवाज़ है, बल्कि इन साहित्यों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि एनबीटी है, साहित्य अकादमियाँ हैं या विभिन्न क्षेत्रों की जो अपनी अकादमियाँ हैं, वे किस प्रकार न केवल मूल साहित्य के सृजन को, बल्कि उसके साथ साथ विविध भाषाओं के साहित्य के अनुवाद के माध्यम से इस पूरी बहुसांस्कृतिक जो विचार है उसको बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी का जो उद्भव हुआ, जैसे हमने चर्चा की पिछले सत्र में भी, कि सत्ता की भाषा के रूप में अंग्रेज़ी आज हम एक सत्ता की भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का अपना एक वर्चस्व शुरू हुआ भारतीय समाज में, और आज उसकी यात्रा वहाँ से पहुँचते पहुँचते आज अंग्रेज़ी भारतीय भाषाओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और उसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि राजभाषा के रूप में जब हिंदी की बात की गई, तो उसके साथ साथ इसकी भी व्यवस्था की गई कि अंग्रेज़ी भी एक सहभाषा के रूप में साथ में रहे। उस तरीके से हम देखते हैं कि अनुवाद के माध्यम से किस प्रकार अंग्रेज़ी से अन्य भाषाओं में और अन्य भाषाओं से अंग्रेज़ी आदि में अनुवाद के माध्यम से किस प्रकार इस भाषिक बहुलता को बचाए रखने और बनाए रखने का प्रयास भारतीय समाज में किया जाता है। उसी तरह हमें सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में भी हम अनुवाद को समझ सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो ये अक्सर कहा जाता है कि अनुवाद करने के लिए केवल 2 भाषाओं का नहीं बल्कि 2 संस्कृतियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो सांस्कृतिक विविधता या संस्कृति की अपनी विशेषताओं को इंटैक्ट रखने में या उनको बनाए रखने में अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पर जब हमने अभी चर्चा की कि जब हम अस्मितावादी साहित्य की चर्चा करते हैं या उनका अनुवाद करते हैं, तो उनकी जो सांस्कृतिक विविधता है, उनकी जो सांस्कृतिक शब्दों के माध्यम से या अभिव्यक्तियों के माध्यम से या उनके स्वानुभूत अनुभवों के माध्यम से जो नया ज्ञान का एक जो ज्ञान संपदा उभर कर आ रही है, अनुवाद की विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से भारतीय साहित्य में उनका भी प्रयास किया जाता है कि उस सांस्कृतिक विविधता को भी बचाए रखने का प्रयास किया जाए। और भारतीय विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य और उसके साथ विदेशी भाषाओं के साहित्य के माध्यम से साहित्यिक परिदृश्य को समृद्ध करने का प्रयास हम देखते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार लंबे समय से भारत में होता आ रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है उत्तर औपनिवेशिक भारत में बहुसांस्कृतिकता। बहुसांस्कृतिकता, जैसे मैंने कहा कि भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है, कोई एक नई अवधारणा के रूप में इसकी स्थापना भारत में नहीं हुई है, लेकिन सांस्कृतिक अध्ययनों की शुरुआत से, या हम कहें कि जब वैश्विक परिदृश्य पर जब एक नए विचार के साथ सांस्कृतिक अध्ययनों की शुरुआत हुई, जिसके मूल में मार्क्सवादी विचार रहे, जिसके मूल में जेंडर संदर्भ के विचार, जेंडर समानता के विचार रहे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं ने उन सभी हाशिए की विमर्शों को या हाशिए की भाषाओं को या हाशिए के समुदायों, हाशिए की संस्कृतियों को प्रकाश में लाने का काम किया। हम देख सकते हैं कि जो उत्तर औपनिवेशिक विमर्श है जिसकी चर्चा हम विशेष रूप से करते हैं, उसके अंतर्गत भी बहुसांस्कृतिकता को समझने के संदर्भ में किस प्रकार न केवल जो औपनिवेशिक दौर में जो साहित्य लिखा गया या औपनिवेशिक दौर में जो एक तरह का विचार तैयार हुआ, चाहे वह इतिहास हो, चाहे वो एक विचार हो, चाहे साहित्य हो, या जिस भी तरह का जो एक जो कॉलोनियल थॉट जिसके हम कहते हैं वह जो तैयार हुआ, उसको एक तरह से चुनौती देने का काम करता है उत्तर औपनिवेशिक विमर्श या उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन या साहित्य। तो उस संदर्भ में भी भारत में लार्जर स्केल पर आज इन सब मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जहाँ मुख्य धारा बनाम हाशिए की भाषाएँ, जब हम संविधान के निर्माण की बात करते हैं, जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, तो वहाँ तक जिस भारतीय समाज ने जहाँ तक विकास किया था, इसकी विकास की जो यात्रा वहाँ तक पहुँची थी, उत्तर औपनिवेशिक विमर्श में वह यात्रा और आगे बढ़ती है। उत्तर पोस्ट मॉडर्न युग में या उत्तर आधुनिक समय में भारत के संदर्भ में वह यात्रा और आगे बढ़ती है, और जो विचार या जो भाषाएं या जो संस्कृतियाँ एक तथ्य या एक सत्य के रूप में जो जिनकी हमने बात की एक लंबे समय तक,
उन सभी को चुनौती देने का काम उत्तर औपनिवेशिक विमर्श करता है, जहां हम देखते हैं कि हाशिए की भाषाओं पर चर्चा होती है। और हमने देखा कि भारतीय संविधान में पिछले कुछ समय में कई नई भाषाएं जुड़ी, जिसके अंतर्गत कई भाषाएं, संथाली, मैथिली, बोडो आदि विभिन्न भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जिन भाषाओं को जोड़ा गया। तो किस प्रकार जो भाषाएं किसी समय मेन स्ट्रीम भाषाओं से पीछे थी या मुख्य धारा की भाषाओं से पीछे थी, इन पिछले वर्षों में किस तरह उन भाषाओं का उदय हुआ, उन भाषाओं में एक व्यापक साहित्य लिखा गया, उन भाषाओं में कार्य व्यापार शुरू हुआ। और आज हाशिए की भाषाओं का ये जो विमर्श है वो लगातार उत्तरोत्तर विकास क्रम में है। और लगातार हम देखते हैं कि किस प्रकार हाशिए की संस्कृति हो, इन सभी की विस्तार से चर्चा की जाती है। और साहित्य के माध्यम से, सांस्कृतिक अध्ययन के माध्यम से, सांस्कृतिक विमर्शों के माध्यम से इन सभी पर चर्चा की जाती है। और भारत का जो बहुसांस्कृतिक परिवेश है, जो उसे एक तरह से और पुख्ता करने की दृष्टि से इन सब पर विचार किया जाता है। मुख्य धारा बनाम हाशिए का इतिहास, इतिहास के बारे में भी यही इसी रूप में समझने की ज़रूरत है कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास या सत्य, जैसा कि फूको कहते हैं कि मिशेल फूको फ्रांसीसी दार्शनिक, जिन्होंने कहा कि इतिहास या सत्य कोई एक नहीं होता है। इतिहास के भी अंत की उन्होंने घोषणा की और सत्य के भी अंत की उन्होंने घोषणा की। और ये बताने का प्रयास किया कि जब विभिन्न संप्रदायों के लोगों को, विभिन्न समुदायों को, लोगों को जब कहने का या बोलने का अधिकार मिलता है, तब उनके साथ उनका अपना एक नया इतिहास, उनके सत्य की अपनी एक परिभाषा भी साथ में आती है। और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि भारतीय परिदृश्य में जो अस्मितावादी विमर्श, चाहे वह मराठी में हो, चाहे वह गुजराती में हो, बंगाली में हो, भारत की विभिन्न भाषाओं में हो, हिंदी में हो, इन सभी में हम देखते हैं कि विपुल मात्रा में साहित्य लिखा जा रहा है। तमिल, तेलुगु से लेकर लगभग सभी भारतीय भाषाओं में विपुल मात्रा में हाशिए, अब इसे हम हाशिया ना कहें, अस्मितावादी विमर्श के संदर्भ में इसे हम समझने की जरूरत है कि अस्मितावादी विमर्श का साहित्य विपुल मात्रा में लिखा जा रहा है। और उन सभी साहित्य के, उन सभी समुदायों के साहित्य के आने से एक नए इतिहास की बात हो रही है, एक नए इतिहास निर्माण की बात हुई है, सत्य की नई परिभाषाएं तय हो रही है, जहां हर वर्ग का, हर समाज का अपना सत्य है। तो यानी जब हम बहुसांस्कृतिकता के आइडिया या उसके विचार की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने कहा कि सभी संस्कृतियों को समान अधिकार, उस संदर्भ में भारत का जो बहुसांस्कृतिक परिवेश है पिछले कुछ दशकों में उत्तर औपनिवेशिक विमर्श के साथ, उत्तर आधुनिक विमर्श के साथ, वहाँ पर बहुत सारे नए डिस्कोर्स शुरू हुए, साहित्यिक में हमें परिवर्तन दिखाई दिया। और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का एक बहुत ही चर्चित निबंध है, कैन द सबाल्टन स्पीक, क्या सबाल्टन को कहने का अधिकार है, क्या वो कहे तो उन्हें सुना जाएगा। उन संदर्भों में हम देखते हैं कि आज आत्मकथाओं के माध्यम से, कहानी, कविता या साहित्यिक विभिन्न विधाओं के माध्यम से, कला के विभिन्न माध्यमों से आज मुख्य धारा और हाशिए का जो साहित्य है, मुख्य धारा और हाशिए के साहित्य में भी जो एक तरह से हम देख सकते हैं हाशिए का साहित्य जो था उसमें भी उत्तरोत्तर विकास देखने को मिल रहा है। और ये जो विस्तृत जो साहित्य आ रहा है, जो व्यापक संदर्भ में जो साहित्य लिखा जा रहा है, वो भी इस परिदृश्य को बदलने में अपनी भूमिका निभा रहा है। उदारवादी बहुसांस्कृतिकता बनाम आलोचनात्मक बहुसांस्कृतिकता, इस पर भी जो विमर्श किया जाता है, बातचीत की जाती है, वो इसी संदर्भ में कि जब हम आलोचनात्मक बहुसांस्कृतिकता की बात करते हैं तो हम एक संस्कृति विशेष के भीतर की जो अपनी दरारें हैं, उनकी जो अपनी जटिलताएं हैं, उनकी जो अपनी समस्याएं हैं, चाहे वे भाषाई आधार पर हो, चाहे जेंडर के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, इतिहास के आधार पर या संस्कृति के आधार पर, उन सभी की चर्चा की जाती है। और आज हम देखते हैं कि व्यापक परिदृश्य में, साहित्य से लेकर संस्कृति तक सभी परिदृश्यों में इस बहुसांस्कृतिकता की न केवल समय समय पर इसके जो विभिन्न आयाम हैं उनको न केवल जांचा परखा जा रहा है, बल्कि साहित्य और कलाओं के माध्यम से इसमें प्रतिदिन जो वे सभ्यताएं, वे संस्कृतियां, वे भाषाएं या समुदाय या धर्म या जातियां जो किसी न किसी रूप में किसी समय इतिहास में दमन का शिकार हुए या वो हाशिए पर है, उनकी भी आवाज़ अब साहित्य में या समाज में सुनाई दे रही है। और इसी संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता और अस्मितावादी विमर्श, जिसकी चर्चा हमने उन सभी बिंदुओं के माध्यम से की, तो हमने ये इस सत्र में जानने का प्रयास किया
कि वैश्विक संदर्भ पर या भूमंडलीय संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता के क्या मायने हैं और किस तरह भारतीय बहुसांस्कृतिकता को देखा जाता है, किस प्रकार जो विभिन्न बिंदु हैं इस बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में या एक तरह से कहा जाए उसे रिटेन करने में किस तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सत्र के लिए इतना ही। अगले सत्र में हम इसके बाकी के 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।